सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास सर्फेसेस, आइए देखते हैं बेटा। सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जब एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो जनरली ये देखा गया है कि लाइट अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन हो रहा है तो रिफ्रैक्शन एक फिनोमिना है जिसमें लाइट अपना मीडियम चेंज करती है। तो जब लाइट अपना मीडियम चेंज कर रही है तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि जो बाउंड्री है जो इंटरफेस बिटवीन टू मीडिया है वो प्लेन है कि कर्व है। जैसे अभी तक हम लोगों ने जो केस पढ़ा सिंपल सा केस थे, एक्स वाई क्या है, इंटरफेस है, दो मीडियम को अलग कर रहा है। तो यहाँ पर एक्स वाई कैसा है, प्लेन सरफेस है। तो यहाँ पे कोई लाइट इंटर करता है पहले मीडियम में, फिर पहले से ये दूसरे मीडियम में चला जा रहा है। तो एक्स वाई जो बाउंड्री है जो कि दो मीडियम को सेपरेट कर रही है, मीडियम वन को मीडियम टू से अलग कर रही है, ये बाउंड्री कैसी दिख रही है, प्लेन दिख रही है। अब इस केस में हम पढ़ेंगे कि अगर ये बाउंड्री कैसी है, कर्व है, या फिर ये ऐसा कर्व दिया गया है तब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसा बनेगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे लिया, बेसिकली हमको मालूम है कि दो तरह का कर्व सरफेस होता है, इस कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो हमने यहाँ पे एक सरफेस लिया कि ये एक्स वाई क्या है, एक सरफेस है जो कि दो मीडियम को अलग कर रहा है। एक्स वाई क्या हो गया हमारा, इंटरफेस बिटवीन टू मीडियम हो गया। यहाँ पर ये हमारा जो सेकेंड मीडियम है ये हमने मान लिया सेकेंड मीडियम, और ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट मीडियम। सो यहाँ पे ये हमारा है मीडियम वन, सो दिस इज मीडियम वन एंड दिस इज मीडियम टू। ये हमारा मीडियम फर्स्ट है, ये हमारा मीडियम सेकेंड है, और ये यहाँ पे हमने माना एक्स वाई क्या है, सरफेस है जो कि दो मीडियम को अलग कर रहा है, मीडियम वन को मीडियम टू से अलग कर रहा है। दूसरा जो एजम्पशन है हमारा कि मीडियम एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने मान लिया n1 है, और मीडियम टू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने मान लिया n2 है। यहाँ पे दो एजम्पशन हुए हमारे कि मीडियम एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, n1, मीडियम टू का कितना है, n2 है, और एक्स वाई क्या है, लाइन है जो कि दो मीडियम्स को अलग कर रही है। ओके, अब यहाँ मीडियम n1 n2 में कोई एक बड़ा होगा कोई एक छोटा होगा। सो हमने यहाँ एज्यूम किया कि n2 बड़ा है n1 से, मीन्स दूसरा वाला मीडियम क्या है, डेंसर है पहले के रिस्पेक्ट में। हम कह सकते हैं पहला वाला रेयर मीडिया है दूसरे के रिस्पेक्ट में। ये वर्चुअल लाइन है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये लाइन को क्या बोला जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। यहाँ पे ये हमारा क्या है बेटा, पोल है, ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, से इसको डिनोट करते हैं। और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है प्रिंसिपल एक्सिस पे ओ पर, तो यहाँ पे वन बाय वन एक एक पॉइंट क्लियर कीजिए। पी क्या है, पोल है, सी हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ओ क्या है, ऑब्जेक्ट है, ओ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ओ का इमेज कहाँ बन रहा है। तो इमेज बनाने के लिए बहुत ही सिंपल रूल आप लोगों ने पढ़ रखा है कि ऑब्जेक्ट से लाइट इनिशिएट होता है, वो ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट चलेगा, और उस लाइट का यहाँ एक्स वाई पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन के बाद लाइट जहाँ जाकर के मिलेगी वहाँ पर ओ का इमेज बन जाएगा, या फिर जहाँ पर ये अपीयर होगी मिलती हुई वहाँ पर भी इमेज बन जाएगा। सो यहाँ पर देखते हैं, ओ से एक लाइट ट्रेवल करेगी, पहली लाइट ये ऐसे जा रहा है अकॉर्डिंग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ओ से जो पहली लाइट चल रही है वो डायरेक्टली अर्थात एक्स वाई सरफेस को नॉर्मली हिट करती है। अगर ये नॉर्मली हिट कर रही है तो ये लाइट बिना किसी डेविएशन के सीधा निकल जाएगी, बिकॉज यहाँ पर हमने देखा ओ से जो लाइट चल रही है ये एक्स वाई सरफेस को कैसा हिट करती है, नॉर्मली हिट करती है, तो ये बिना किसी डेविएशन के दूसरे मीडियम में चली जाएगी। दूसरी लाइट जो कि ओ से ही निकल रही है ये एक्स वाई सरफेस पे ऐसे तिरछा स्ट्राइक करती है, तो ये सेकेंड लाइट रे है जो कि इसको तिरछा स्ट्राइक कर रही है। अब यहाँ से हमने देखा, अब ये लाइट पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो ये नॉर्मल के टूवर्ड बेंड होगी या नॉर्मल से अबे बेंड होगी। सो हमारे रूल के अकॉर्डिंग क्योंकि दूसरा वाला मीडियम कैसा है, डेंसर है, पहला मीडियम रेयर है, तो लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है तो नॉर्मल की ओर झुक जाएगी। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रा करेंगे, इस पॉइंट का नाम रखा हमने ए। तो ओ ए क्या है, इंसिडेंट रे है, ठीक इस तरह से ओ पी क्या है, वो भी इंसिडेंट रे है।
तो ओ ए और ओ पी दोनों इंसिडेंट रे हैं। अब यहाँ पर नॉर्मल ड्रा करने के लिए हम क्या करेंगे? सो नॉर्मल ड्रा करने का सिंपल रूल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन ड्रा कीजिए जो कि इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को ज्वाइन कर रही हो। तो ये जो लाइन है ये हमारा क्या है? सी एन, सी ए एन नॉर्मल हो गया। अब लाइट ओ ए जो कि सीधा निकल रही थी, सीधा नहीं निकलेगी, बल्कि ये लाइट नॉर्मल की ओर ऐसे बेंड हो जाएगी, अर्थात ए बी दिशा में चली जाएगी। तो ए बी क्या है? हमारा रिफ्रैक्टेड रे है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे है, ये भी क्या है? रिफ्रैक्टेड रे है। और दोनों रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे को कभी नहीं मिलेंगी, अर्थात अगर ये इन्फिनिटी की ओर ले जाएंगे तब भी नहीं मिलेंगी। तो हम क्या करते हैं बेटा? ए बी को पीछे एक्सटेंड करते हैं और ये दूसरी रिफ्रैक्टेड रे है इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे। दोनों को अगर पीछे बढ़ाया जाएगा तो यहाँ पर अगर इसको हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ आकर के मिल जाएगी। इसका मतलब इस पॉइंट पर दोनों रिफ्रैक्टेड रे मिलती हुई अपीयर होंगी, तो इस पॉइंट पर बन जाएगा इमेज। तो ओ का जो इमेज है वो कहाँ बन गया? आई पर बन गया। और इमेज का जो नेचर है वो कैसा है? वर्चुअल है, बिकॉज लाइट रेज रियल में नहीं मीट कर रहे हैं, बल्कि ऐसा अपीयर होगा कि लाइट रेज यहाँ आई पर मिल रहे हैं। तो ओ ए हमारा, ओ ए क्या है? इंसिडेंट रे है, ओ पी भी इंसिडेंट रे है। और दोनों का जो रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन के बाद दोनों को अगर हम पीछे एक्सटेंड करते हैं तो दोनों लाइट रेज आई पर मिलती हुई अपीयर होती हैं। तो ओ का इमेज कहाँ प्राप्त होता है बेटा? आई पर। अब साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा देखेंगे हम। ओ ए क्या है? इंसिडेंट रे है। सी एन क्या है? नॉर्मल है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसको हम लोग डिनोट करेंगे किससे बेटा? आई से। तो इस एंगल का नाम ओ ए सी, ध्यान दीजिएगा, एंगल ओ ए सी आई है, इसको हमने यहाँ पे मार्क कर दिया आई। दूसरा ए बी क्या है? रिफ्रैक्टेड है। सी एन ए एन क्या है? नॉर्मल है। तो ये जो एंगल है ये एंगल है आर, अर्थात रिफ्रैक्टेड एंगल। तो ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया आर। अब ज्योमेट्री से अगर देखा जाए तो ये एंगल आर है तो ये एंगल भी आर होगा, बिकॉज दोनों क्या है? वर्टिकली अपोजिट हैं। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? आर, अर्थात आई ए सी आर है और ओ ए सी कितना है बेटा? आई है। तो दोनों एंगल क्लियर हो गए। ओ ए सी आई एंगल है और आई ए सी कितना है? आर है। अब अगर हम पॉइंट ए पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करें, पॉइंट ए पर क्या लगाएं? स्नेल्स लॉ। सो यहाँ पर देखिए, एट पॉइंट ए अप्लाइंग स्नेल्स लॉ। अगर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। साइंस स्नेल्स का लॉ है। सो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। सो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर हो गया हमारा n2 अपॉन n1। ये आपका बन जाएगा इक्वेशन। सेकंड केस में हम ये एज्यूम करेंगे, यहाँ पर एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि जो हमारा अपर्चर एक्स वाई है, जो बाउंड्री एक्स वाई है बहुत छोटी है। तो अगर ऐसा हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि एक्स वाई बहुत छोटा है, बहुत स्मॉल है, तो इस केस में एंगल आई और एंगल आर भी बहुत ही स्मॉल होंगे और साथ ही साथ पॉइंट ए पॉइंट पी के पास में होगा। ये जो एंगल बन रहे हैं ये एंगल भी बहुत ही क्या होंगे? स्मॉल होंगे। तो यहाँ पर हमने जो एज्यूमेशन किया फॉर स्मॉल अपर्चर, स्मॉल अपर्चर के लिए क्या हो जाएगा बेटा? साइन आई को हम क्या लिख सकते हैं? आई लिख सकते हैं। साइन आर को क्या लिख सकते हैं? आर लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा आई अपॉन आर बराबर n2 अपॉन n1, implies that I n1 बराबर R n2। ये बनेगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आगे देखते हैं इसके बाद क्या होता है नेक्स्ट। तो यहाँ पे हमने पहला एज्यूमेशन किया। दूसरा पॉइंट जो बनकर आएगा सामने, यहाँ पर ओ आई सी, यहाँ पे हम एंगल का नाम दे सकते हैं। इस एंगल का नाम हमने रखा अल्फा, इसका नाम बीटा, इसका नाम गामा। अब चूंकि अपर्चर छोटा है तो एपी को परपेंडिकुलर माना जा सकता है। ये जो लाइन एपी है इस एपी को क्या मान सकते हैं? परपेंडिकुलर मान सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पर। शर्त याद रखिएगा, एक्स वाई अपर्चर को छोटा लिया जाएगा तब ऐसा होगा। तो यहाँ पर हमने एपी को मान लिया ये परपेंडिकुलर है।
तो अगर ए पी परपेंडिकुलर है तो ट्राइंगल बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, राइट एंगल ओ ए पी आई ए पी सी ए पी, ये क्या बन रहा है बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो यहाँ पे जो ट्राइंगल है पहला ओ ए पी से अगर हम ध्यान से देखें तो अल्फा बराबर क्या लिखा जा सकता है, अल्फा बराबर हम लिख सकते हैं tan अल्फा, बिकॉज फिर से ध्यान दीजिएगा, अगर एंगल छोटा है अल्फा बीटा गामा जो कि एंगल है, अगर ये एंगल छोटा है तो tan थीटा को थीटा लिख सकते हो, साइन थीटा को भी थीटा लिख सकते हो, कॉस थीटा को 1 लिखा जाता है। तो इसका कन्वर्स क्या होगा कि अगर हम साइन अल्फा को अल्फा लिख सकते हैं, tan अल्फा को अल्फा लिख सकते हैं, तो अल्फा की जगह हम tan अल्फा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अल्फा को लगभग क्या माना जा सकता है, tan अल्फा, और tan अल्फा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना माना हमने बेटा, AP माना है, तो परपेंडिकुलर हो गया आपका AP, और बेस कितना हो गया, OP हो गया। ज्योमेट्री अगर लगाएंगे थोड़ा सा साइन कन्वेंशन में, तो O पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, I इमेज है, C सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो अगर O ऑब्जेक्ट है और P हमारा क्या है, पोल है, तो पोल से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, और P से I की जो डिस्टेंस है पोजीशन ऑफ द इमेज हो जाएगी, P से C का डिस्टेंस क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो PO जो होगा, PO बराबर क्या होगा, U, PI बराबर क्या होगा, V, PC बराबर क्या होगा, R। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग सारी की सारी डिस्टेंसेस नेगेटिव होंगी, आपको मालूम है, यहाँ पे -U -V -R। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सो अल्फा बराबर क्या हो गया बेटा, tan अल्फा बराबर AP अपॉन OP। सो AP को AP रहने दीजिए, OP की जगह हम लिख सकते हैं -U। इसी तरह से बीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan बीटा, बीटा की जगह क्या हो जाएगा, tan बीटा, और tan बीटा बराबर हो जाएगा AP, ये ट्राइंगल देखिए IAP, tan बीटा बराबर बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर AP है, बेस हमारा IP है, तो AP अपॉन IP, दिस बिकम्स AP अपॉन -V। सिमिलरली इसी तरह से गामा निकाल सकते हैं, गामा बराबर हो जाएगा tan गामा, और tan गामा की वैल्यू हो जाएगी AP अपॉन CP, CP की वैल्यू आई है -R। तो यहाँ अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आ गई। ओके, अब इस फिगर को थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक ट्राइंगल दिख रहा है हमको OAC, इस ट्राइंगल पे देखिए OAC, इस ट्राइंगल के लिए गामा क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। इसको मैं यहाँ अलग से ड्रा कर दे रहा हूँ। OAC, इस ट्राइंगल में हमने क्या देखा, O पर कितना एंगल बन रहा है बेटा, अल्फा बन रहा है, C के यहाँ पे एक्सटीरियर कितना है, गामा है, और ये एंगल कितना है, I है। सो गामा क्या है, हमारा एक्सटीरियर एंगल है। तो अगर गामा एक्सटीरियर एंगल है तो अल्फा प्लस आई बराबर क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा। तो इस ट्राइंगल से हमको मिल गया अल्फा प्लस आई इज इक्वल टू गामा। सो यहाँ हमको मिल रहा है अल्फा प्लस आई इज इक्वल टू गामा। सो इम्प्लाइज दैट आई बराबर हो जाएगा गामा माइनस अल्फा। इसी तरह से इस ट्राइंगल में देखिए IAC में बीटा प्लस आर बराबर क्या हो जाएगा, गामा, बिकॉज फिर से गामा क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, तो हो जाएगा बीटा प्लस आर बराबर गामा। इम्प्लाइज दैट यहाँ से हमको मिल जाएगा आर बराबर गामा माइनस बीटा। अब आई की वैल्यू और आर की वैल्यू दोनों वैल्यूज उठा करके हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं। यहाँ पर हमने देखा IN1 इज इक्वल टू RN2 है, आई और आर का वैल्यू हम कहाँ रखेंगे बेटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो हमको वैल्यूज मिल जाएंगी यहाँ पर। सो हमने देखा यहाँ पे now putting the values of I and R in question number first। I की वैल्यू आई है बेटा गामा माइनस अल्फा N1 इज इक्वल टू R की वैल्यू है गामा माइनस बीटा, तो हो जाएगा गामा माइनस बीटा इज इक्वल टू N2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, तो सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, ये हो जाएगा गामा N1 माइनस अल्फा N1
इज इक्वल टू गामा n2 माइनस बीटा n2। गामा वाले टर्म एक साथ कर लेते हैं, यहाँ कितना बचेगा माइनस अल्फा n1 माइनस बीटा है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, प्लस बीटा n2 इज इक्वल टू गामा n2 माइनस गामा n1। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हम लोगों ने पहले से फाइंड कर ली है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू। सो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा माइनस अल्फा की वैल्यू आई है AP अपान माइनस साथ में है n1 प्लस बीटा की वैल्यू आई है AP अपान माइनस B साथ में है n2। गामा दोनों में कॉमन है, गामा की वैल्यू आई है AP अपान माइनस R ब्रैकेट में है n2 माइनस n1। ओके, तो अगर देखा जाए इक्वेशन के दोनों साइड AP सब में है, AP कैंसिल हो जाएगा, तो जो बचने वाली वैल्यूज है कितनी हो जाएंगी बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा n1 अपान u1 माइनस n2 अपान v इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपान माइनस r। माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड, तो कितना मिल जाएगा हमको, ये माइनस है प्लस में हो जाएगा n2 अपान v, ये प्लस है माइनस में हो जाएगा n1 अपान u, यहाँ निगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा n2 माइनस n1 अपान r। ये रिलेशन है u v और r में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। सो यहाँ पे हमने देखा n2 क्या है, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, n1 पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, r क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर है, u पोजीशन है किसकी ऑब्जेक्ट की, और v पोजीशन है किसका इमेज का। ये फार्मूला हो गया हमारा रिफ्रैक्शन का, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। यहाँ पे एक दो एज्यूम्शन बनते हैं, अगर हम क्या करते हैं n1 से डिवाइड कर दें हर एक टर्म को, तो कितना हो जाएगा बेटा देखिएगा, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा n2 अपान n1 अपान v। नेक्स्ट n1 से डिवाइड करेंगे कैंसल आउट हो जाएगा u, n2 को डिवाइड करेंगे हो जाएगा n2 अपान n1, फिर n1 करेंगे -1 अपान r। और हम लोगों ने पहले से पढ़ रखा है कि n2 अपान n1 को लिखा जा सकता है n21, तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन n21 माइनस n21 अपान v, n21 अपान v माइनस 1 अपान u इज इक्वल टू n21 माइनस 1 अपान r। ये रिलेशन बनता है। नेक्स्ट समटाइम ऐसा हम एज्यूम्शन करते हैं कि फर्स्ट मीडियम एयर का है, अगर फर्स्ट मीडियम एयर मान लिया जाए, इफ फर्स्ट मीडियम इज वैक्यूम, या वैक्यूम है या फिर एयर है, तब इस केस में n1 बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सब n2 को हम लिख सकते हैं n2/1 दैट इज n2, या सिंपली इसको हम n लिख सकते हैं, ऐसा एज्यूम करते हैं। मीन्स n1 को 1 मान लिया हमने, n2 को क्या मान लिया n मान लिया, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा n अपान v माइनस 1 अपान u इज इक्वल टू n माइनस 1 अपान r। ये रिलेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट का। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सम टाइम इसी फार्मूले का यूज करते हैं अगर हम मीडियम चेंज करना चाहते हैं कि लाइट रेयर मीडिया से या एयर से डेंसर में ना जाने के बजाय डेंसर से एयर में आ रही है, तो n के प्लेस पर हम 1 अपान n का यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाएंगे इस फार्मूले से, यहाँ पे n क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सेकंड मीडियम का, अर्थात डेंसर मीडियम का एयर के रिस्पेक्ट में। अदरवाइज हम अपना ये वाला फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पर n2 अपान v। नॉर्मली आप इसी फार्मूले से न्यूमेरिकल लगाइए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप ये फार्मूला यूज करते हैं तो इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि डेंसर से रेयर में जाने पर n के प्लेस पर 1 अपान n का यूज करेंगे। ओके, तो ये हमारा टॉपिक था रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस से, जिसमें हमने लिया कॉनकेव सरफेस। आप कॉन्वेक्स सरफेस लेकर के भी इस फार्मूले को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके आगे का टॉपिक, इस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल है आप लोग सॉल्व कीजिए, आपको प्रॉब्लम्स आपके ग्रुप में सेंड कर दी जाएंगी। आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको आप व्हाट्सएप से या कमेंट करके आप बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्फेरिकल सरफेस के थ्रू, बट इस बार मीडियम थोड़ा सा चेंज करेंगे हम लोग। ओके, सो जो भी दिक्कतें आ रही हैं बेटा आप लोग बताएं उसको कमेंट करके। थैंक यू।